हाय गाइस, आज टैक्सेशन का पेपर था और पेपर देख के मुझे एकदम मज़ा आ गया क्योंकि क्वेश्चन अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे थे इंस्टीट्यूट ने। इजी क्वेश्चंस थे, करने लायक क्वेश्चंस थे। अगर आपने ऑप्शंस ठीक से चूज़ किए होंगे तो आपको अच्छे से आया होगा, ठीक है। एंड सबसे पहले हम अभी एमसीक्यू के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ इजी वन एमसीक्यूज़ थे। एमसीक्यू बैंक में से भी कुछ कुछ एमसीक्यूज़ आए थे। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू का आंसर होगा डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड सेकेंड का होता है सी। सी मतलब क्या होता है कि अगला साल जो होता है ना, द फॉलोइंग इन द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, अपना असेसमेंट ईयर होता है। देन उसके बाद में ये स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ ओनली का ये क्वेश्चन है, ये स्टडी मैट में भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एमसीक्यू बैंक में भी है। यहाँ पे सेक्शन 54F, यहाँ पे एनी रेसिडेंशियल हाउस काफ़ी लोगों ने किया हुआ है कि भाई देखो 44F तभी नहीं मिलता जब ये आपने एक से ज़्यादा घर लिया होगा, ठीक है। एक से ज़्यादा घर अगर होगा आपके पास तो 54F का आप बेनिफिट नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपके पास एक घर होगा तो ही आप बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस, ये इसका ऑप्शन होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ये फैमिली प्लानिंग का अलाउंस है सेक्शन अंडर सेक्शन 36(1) किनको मिलता है, तो कंपनी को बेसिकली मिलता है। कंपनी फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड उसकी वजह से ये कंपनीज को अलाउड हो जाते हैं। डिडक्शंस, एटीजी का जो डिडक्शन है ना वो सबको अलाउड है, ठीक है। सब ले सकते हैं, ऑल असेसिस जो भी डोनेशन करेगा उन सबको मिलेगा। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल एंड एचयूएफ किया है, भाई कंपनीज भी डोनेशन करती है तो एटीजी में कंपनीज भी आती है, तो ऑल असेसिस आ जाते हैं। तो फॉरेन कंपनीज भी डोनेशंस करती है, ठीक है, ज़रा घपलेबाज हो जाते हैं और टैक्स बचाने की कोशिश चलती है, ठीक है। तो एटीजी में डोनेशंस करने का उनको भी बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डी वाला ऑप्शन आएगा अपना। यहाँ पे अमेंडमेंट था 2018 में, ये अमेंडमेंट आया था, तो 25,000 पर मंथ पर मेंबर ये होना चाहिए। आंसर इसका बुक का ही आंसर था। यहाँ पे हमें देखना है रूल 30 में 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होना चाहिए, ठीक है। देन प्लेस ऑफ सप्लाई का एमसीक्यू यहाँ पे पूछा गया था, तो एज पर द बुक्स आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ द रेल ऑफ फॉर द जर्नी, ये वाला आंसर होना चाहिए, ठीक है। ITC shall not be available if same is not reflected in a register, okay। अगर GST या 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम GST या 3B में नहीं ले सकते। मतलब GST या 2B अपना होना चाहिए, GST या 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ITC, तभी जाके ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड इन द फॉर्म GST या रजिस्ट्रेशन 6 फॉर्म, इसमें हम ये करते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की प्रिंटिंग मिस्टेक भी हुई रहेगी, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो CMP 08 जो है ना, हम क्वार्टरली फाइल करते हैं, ओके, क्वार्टरली फाइल करते हैं। बट CMP 04 जो है ना वो विड्रॉवल ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम से विड्रॉ करना है तो ही CMP 04 हम एप्लीकेबल करते हैं। आई गेस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे GSTR 4 लिखना था, बट उन्होंने CMP 4 लिखा है। अगर इंस्टीट्यूट की गलती है तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स फ्री के मिल जाएंगे। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, क्वार्टरली या फिर क्वार्टरली एनुअली, ठीक है। तो ये दोनों भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, बट ये इंस्टीट्यूट का गलत जवाब है। यहाँ पे GSTR 4 आना चाहिए था। अगर यहाँ पे GSTR 4 आता तो डी ऑप्शन सिलेक्ट करना था आपको, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट की गलती है, इंस्टीट्यूट को हम मेल करेंगे इसके बारे में। देन यहाँ पे ये वाला MCQ 200 न्यूटिकल माइल्स होता है, एंड देन इसका 10 वाला आंसर होता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ये रेसिडेंशियल का टोटल इनकम का क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसका इनकम कितना होगा बताओ। एंड ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था कि भाई ये पूरा एक क्वेश्चन बड़ा वाला है, वो करके जाना। उसमें से कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे आ गई है। वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको तो मैंने दे दिया था, अभी जिन्होंने देखा होगा उनको बेनिफिट मिला होगा इसका। तो ये मैंने प्रोवाइड कर दिया था ऐसा क्वेश्चन। बेसिक सैलरी, ये सैलरी का क्वेश्चन था, ये 115 BSc में करना था, ठीक है। 115 BSc में आपको ये करना था। अगर आपने ओल्ड रिजिम में लिया होगा, ठीक है, अगर आपने ओल्ड रिजिम के अनुसार कैलकुलेट किया होगा तो भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपको स्टेप मार्किंग मिलेंगे, बस कुछ ही 2-3 एडजस्टमेंट का फर्क होता है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ तो बराबर है इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉट ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बोला है, मतलब उसने ऑप्ट आउट नहीं किया है 115 BSc से। तो ये वाला थोड़ी वर्डिंग उन्होंने चेंज किया था, दैट्स इट।
एंड उसके बाद यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने मेरे स्ट्रैटेजी में बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन रहता है एंड रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने थोड़ा बहुत गेम खेलने की कोशिश की। अगर यहाँ पे आप देखते हो नीचे, तो ऑप्शन ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BSC, तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन था वो ओल्ड रिजिम में नहीं तो न्यू रिजिम में निकालना था। मतलब जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा उसका अगर कोई भी लोन वोन होगा तो उसको हम जीरो ही लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे। अभी आप कैलकुलेशन में बाद में आपको मैं सजेस्टेड आंसर इनके दूंगा, तब आप चेक कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन 44 AE का क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई 44 AD, 44 ADA एंड 44 AE, ये तीनों सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रिजेम्पटिव इनकम के सेक्शंस है एंड इंस्टीट्यूट काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछता है। जून 2024 में भी शायद से इन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन, इस तरह का कुछ तो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। बट 44 AE का ये क्वेश्चन था, बुक में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। CA के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको भी ये क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। बस आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है कि कैसे करना है इसको, बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। कैपिटल गेन का क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता था क्योंकि यहाँ पे डायमंड रिंग के बारे में बताया गया है, हाउस प्रॉपर्टी का भी बताया गया है, ठीक है। तो आपको क्या बोला था इंस्टीट्यूट ने निकालने के लिए वो देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन्स, टैक्सेबल अंडर द कैपिटल गेन्स, ठीक है। आपको टोटल इनकम निकालना है, कंप्यूट करना है इनकम, उसका टैक्स लायबिलिटी नहीं निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा दिया था इन्होंने। तो आपको इंडेक्सेशन लेना नहीं था एक्चुअली, हाउस प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी के इसमें इंडेक्सेशन नहीं लेना था, ठीक है। बाकी सब में आपको इंडेक्सेशन लेना था। मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा तभी आप देख लेना, ठीक है, इंडेक्सेशन लेना है नहीं लेना है। फिलहाल के लिए तो मैं देखा नहीं हूँ ज़्यादा क्वेश्चन, बट इंडेक्सेशन नहीं लेना है ऐसा मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत। मैं देख के आपको मैं सोल्यूशन दे दूंगा, तो आप पैनिक मत हो जाना अगर आपने इंडेक्सेशन लिया भी होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद IFOS का क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि भाई डायरेक्ट सेटिंग फेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आए थे। इनकम रिसीव्ड ऑन लोन गिवन टू रिलेटिव्स, सो ये जो थे ना सब प्रोविजन बेस्ड थे। अगर आपने एक अच्छे से प्रोविजन किया होगा, अच्छे से प्रोविजन समझे होंगे IFOS के, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी गया होगा। बट IFOS में वही है कि अगर आपका सेक्शन ठीक से नहीं आता तो आपको ये प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देगा, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि भाई यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस का क्वेश्चन आता है, इजी वाला क्वेश्चन आता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी वाला क्वेश्चन दिया था इंस्टीट्यूट ने। ज़्यादा मुश्किल इनकम टैक्स पूछा नहीं था इंस्टीट्यूट ने इस बारे में, पता नहीं क्यों, बट हाँ काफ़ी अच्छे से पूछा था इन्होंने। सो ये वाला क्वेश्चन भी सेट ऑफ एंड लॉसेस एंड यहाँ पे 115 BSC एंड ओल्ड रिजीम, इनको दोनों को कंपेयर करना था और डिडक्शंस का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए था। जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है वो IFOS में दी जाती है, ठीक है, IFOS में दिखाई जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी क्या होता है ना कि 115 BSC में स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग रहता है एंड अब हम जब ओल्ड रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं वो अलग अलग रहता है, तो वो वाला एक डिफरेंस था। तो ये वाला आपको करना था। एंड डिपॉजिटेड अंडर प्रोविडेंट फंड, तो 2 लाख का डिपॉजिट था तो ATC के अंडर 1,50,000 तक का ही आप डिडक्शन ले सकते हो। और मेडिकल इंश्योरेंस फॉर ओन हेल्थ ये 20,000 था एंड स्पाउस के लिए 10,000 था। तो पेड बाय चेक था, ये तो 30,000 का था, बट 25,000 तक का आपको अलाउड हो जाता है। और डोनेशन टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 10,000, तो पूरा 100% ये क्या हो जाता है, अलाउड हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं थी इसमें। मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया कैसे करना है इसको, एकदम इजी क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था ये टैक्सेबल का, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही मुश्किल नहीं था। अगर आपको रेट्स पता है कैसे क्या करना है तो आपको ये क्वेश्चन कुछ नहीं लगा होगा। और आपको एक बात बता दूं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे TDS VDS नहीं कटता, तो ये भी आपको देखना था कि भाई TDS कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो वाला एक प्रोविजन चेक करना था कि भाई 5,000 के ऊपर चला गया कि नहीं चला गया है। तो 5,000 के ऊपर चला नहीं गया तो नो इशू, कोई TDS निकालने की ज़रूरत नहीं थी। देन उसके बाद हम GST पे आते हैं। GST में हम लोग थियरी वाला जो मैंने बोला था कि भाई थियरी आते हैं, तो थियरी मैंने निगलेक्ट किया, मैं नहीं देखता थियरी वेरी।
यहाँ पे मैंने ग्रुप में बोला था कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन करके जाओ, एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन करके जाओ। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन अगर आपने किया होगा, ठीक है, तो आपको ये कंप्यूट करना आया होगा। एंड ऑन द अदर हैंड ये पर्टिकुलर इंसान ने इंटर स्टेट सप्लाई किया है, तो कंपोजिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको पता, मैं बाद में बताऊंगा जब भी क्वेश्चन ये करूंगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। और हाँ, यहाँ पे आरसीएम इनवर्ड सप्लाईज के लिए बोला है। एक दो तरह के आरसीएम होता है, एक तो इनवर्ड रहता है, आउटवर्ड रहता है, तो इसको इंक्लूड करना है नहीं करना है ये डेफिनेशन में दिया हुआ है। अगर आपने एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देखा होगा तो आपको सही से पता होगा कि इसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। ये अमाउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द मेंशन पॉइंट्स, तो ये लोन एंड एडवांसेस अपने को लेने ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सो थोड़ा बहुत देख के आपको समझ के ये वैल्यू करना था, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू करके कंपोजिशन स्कीम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं वो पूरा प्रोविजन बेस लिखना था। देन उसके बाद में ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई देखो यहाँ पे सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस, यहाँ पे डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है, बट इसके पहले हमें ये पॉइंट्स देखने चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि लिस्ट प्राइस में पॉइंट नंबर 1 बट पॉइंट नंबर 2 एंड 3 आर डिडक्टेड। मतलब क्या बोला गया है कि सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ये जो पॉइंट है वो 8,50,000 में से 85,000 माइनस किया गया है, जो कि हमें माइनस नहीं करना था। सॉरी फॉर दैट। देखो सब्सिडरी यहाँ पे क्या बोला गया, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सब्सिडरी है, ठीक है, वो डायरेक्टली इंक्लूड किया गया है लिस्टेड प्राइस में, मतलब एक्सक्लूड किया गया है वहाँ से, तो वो किया है तो ठीक है, नो इशू, डिडक्ट किया यहाँ पे बोला गया है। बट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और वो डायरेक्टली लिंक है प्राइस से, तो ये जो सब्सिडरी है ना 40,000 रुपीज़ वो आपको एड बैक करना होगा, ठीक है, ये एड बैक करना होगा 8,50,000 में। एंड लेट फीस के बारे में दिया है यहाँ पे। और एक पॉइंट है, अमाउंट इंकर्ड बाय गणेश लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन, ठीक है, यहाँ पे राधे श्याम की कोई भी लाइबिलिटी इंकर्ड नहीं होती, ठीक है, कोई भी इंकर्ड नहीं होती लाइबिलिटी, ठीक है। तो पोस्ट डिलीवरी ये इंस्पेक्शन चार्जेस था जो कि पेबल नहीं था राधे श्याम को, तो 9,000 भी अपने को इंक्लूड नहीं करना था। तो ऐसे इस तरह से कुछ न कुछ चार्जेस थे, ठीक है। यहाँ पे देखो वेटेस्ट चार्जेस पेड टू कार्तिक लिमिटेड बाय गणेश लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ राधे श्याम एंड सन्स, तो ये 20,000 इंक्लूडेबल था सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सेक्शन भी लिख के आना था, ठीक है, सेक्शन लिखते तो नहीं लिखते तो भी कोई इशू नहीं होता। एंड देन आफ्टर दैट लास्ट वाला हम देखेंगे कि हमारे पास आते हैं QRMP स्कीम का एक क्वेश्चन आया था। QRMP स्कीम काफ़ी अच्छी है, मतलब क्वार्टरली रिटर्न फाइल्स करने देती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब उसके टर्नओवर के बारे में लिखेंगे, IRR के बारे में लिखेंगे, जो भी उसमें पर्टिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। आई गेस उसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे अभी फुल फॉर्म नहीं याद है, इनवॉइस का कुछ तो रहता है उसका, तो वो एक साथ हम डाल सकते हैं, मंथ टू मंथ बेसिस पे डाल सकते हैं, ये सब कुछ था। देन उसके बाद यहाँ पे कस्टम्स का एक ही क्वेश्चन दिया था 7 मार्क्स का, एंड दैट्स इट। ये काफ़ी इजी पेपर था ऐसे मैं बोल सकता हूँ, बट लेंदी था, करने में टाइम लगता, ठीक है। और MCQs में ज़्यादा MCQs में मतलब ये नहीं थे, प्रैक्टिकल MCQs नहीं थे, मोस्ट ऑफ द टाइम थियरी वाले MCQs थे, तो जिससे कि इजी पड़ा आपको। बट ये क्वेश्चंस करने में काफ़ी टाइम लगा होगा, तो लेंदी पेपर था, इजी था बट लेंदी था, ये डेफिनेटली है। 3 आवर्स में 100% मार्क्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते, बट 90-85 मार्क्स तो अटेम्प्ट आराम से हो जाएगा। और GST थोड़ा बहुत छोटा भी था और इजी भी था, और ये छोटे मोटे क्वेश्चंस भी छोटे छोटे थे काफ़ी, तो ईजिली आप 60+ एज्यूम करके चलो कि आपको मिल सकते हैं अगर आपने 100% भी अटेम्प्ट किया होगा तो। एंड आपके MCQs 20+ नहीं तो 24+ हो जाएंगे तो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू, बाय बाय।